हेलो चैंपियंस। तो बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के इस माहौल में ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ जो हम मिस्टेक कर रहे हैं वो मिस्टेक्स कौन सी है, और वो मिस्टेक्स हर बच्चा करता है। तो 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक मैं बताने वाला हूं आप लोगों को जो आपको नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है ना। तो ये वीडियो मिस्टेक के ऊपर है और आप जरूर मिस्टेक कोई करते होंगे, है ना। आपका आंसर प्रेजेंटेशन हो सकता है अच्छा ना हो, आप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसी तमाम दिक्कतें आती हैं बच्चों को और मिस्टेक पे कोई ध्यान नहीं देता, सर पढ़ाई में लगे हुए हैं। अरे बच्चों, इंप्रूवमेंट कैसे होगा? अपनी मिस्टेक्स को कम करते जाओ, अपने आप आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, मोर देन 95% आसानी से आ जाएगा। तो इस वीडियो में 5 कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम में, वो मैं बताने वाला हूं। और इस पर अगर आप अभी से वर्क करेंगे, 2 महीने तक काम करेंगे, तब जाकर बोर्ड एग्जाम में वो गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पे एफर्ट लगाना है। तो पहले जान लेते हैं वो मिस्टेक होती क्या है जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करेंगे कवर। तो पहली जो मिस्टेक होती है, बच्चा क्या करता है, सैंपल पेपर लगाना है, बच्चे को पता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सैंपल पेपर कई बार में लगाते हैं, 1 अटेम्प्ट में नहीं लगाते, तो वो तो सबसे बड़ी गलती है। आपको सैंपल पेपर 1 अटेम्प्ट में लगाना है। बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे का समय मिलेगा, तो सैंपल पेपर में भी आपको 3 घंटा बैठिए और पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं स्पेशली साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। साइंस में टोटल 39 क्वेश्चन होंगे। आपको टारगेट लेके चलना है कि 3 घंटे में वो सारे सैंपल पेपर के क्वेश्चन में सॉल्व कर सकूं, ताकि यही हैबिट, यही स्पीड रहेगी तो मैं बोर्ड एग्जाम में भी 3 घंटे में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो पहला चीज तो आपको 3 घंटे में सैंपल पेपर लगाना है। अब हो सकता है कि सैंपल पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो जो आपसे नहीं बना हो, या जिसका आंसर आप लिख नहीं पाए हो, या तो लिखा भी हो तो आधा अधूरा लिखा हो। ऐसा होगा, बिल्कुल हो सकता है। अब सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद बच्चा उठ जाता है कि चलो अब रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा खा पी लेते हैं। नहीं उठना है। आप चाय कॉफी लीजिए, मंगा लीजिए, लेकिन उठिए मत, क्योंकि अभी सैंपल पेपर में अभी आप ताजा ताजा सॉल्व करके उठे हैं, है ना। आपको पता है कि आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना, इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि सैंपल पेपर में नहीं बना या सैंपल पेपर के आंसर में डाउट आ रहा था, उस क्वेश्चन का आंसर आप एनसीईआरटी की बुक खोलिए और बुक में उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए कि इसका सही आंसर होना क्या चाहिए। मैं सोच रहा था एक्स होगा, लेकिन इसका आंसर एनसीईआरटी में वाई निकला, तो एनसीईआरटी में उसका आंसर खोजो। हो सकता है उसमें आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, यानी अगले 1 घंटे में तमाम वो क्वेश्चन जो आपको सैंपल पेपर में नहीं बने, नहीं आए, उसका आंसर आपको खोजना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अगले सैंपल पेपर में या अगले बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए या प्री बोर्ड में आ जाएगा वही क्वेश्चन, तो फिर से आपका नहीं बनेगा, क्योंकि आपने तो उसका सही आंसर खोजा ही नहीं कभी, है ना। और वो क्वेश्चन हमेशा आपको परेशान करेगा। जब जब वो क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका आंसर आपने खोजा ही नहीं। और इसी तरह अगर आप 5-6 सैंपल पेपर लगाते हैं और 5-6 सैंपल पेपर में आपको 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिसका आंसर आपको नहीं मिला, और फिर उसका आंसर अगर आप एनसीईआरटी में खोज लेते हैं तो वो आपके मेमोरी में फीड हो जाएगा, और अगर उसमें से कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो जो सही कर रहे थे वो तो सही कर रहे थे, और जिसका आंसर नहीं आ रहा था उसका भी आंसर ढूंढ लिया, तो आपकी पूरी सिलेबस की अच्छी प्रिपरेशन होगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में आप कर लोगे, लेकिन आपको यह करना है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे क्यों सैंपल पेपर सॉल्व किया, बात खत्म। नहीं, सैंपल पेपर को सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस कीजिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, आपको सॉल्व नहीं हुआ, उसमें डायग्राम कौन सा बनाना था, वो कौन सा न्यूमेरिकल था, उसमें कंसेप्ट कौन सा, रे डायग्राम कौन सा बनाना था, वो जाकर एनसीईआरटी में ढूंढिए उसका आंसर, और जरूर मिलेगा। ठीक है, और जब मिलेगा तो आप खुद समझ जाओगे अच्छा इस क्वेश्चन में ये लिखना था। तो पहली मिस्टेक ये नहीं करनी है कि केवल सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, सैंपल पेपर के साथ साथ उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको एनसीईआरटी में ढूंढना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड मिस्टेक। बच्चे क्या करते हैं, हर चैप्टर को बराबर वेटेज देते हैं। नहीं भाई, जब सीबीएसई ने नहीं दिया तो आप क्यों दे रहे हो। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हाई वेटेज के हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। जैसे अगर हम बायो की बात करें तो सबसे ज्यादा मार्क्स किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, आप खुद बताओ। तो आप कहोगे लाइफ प्रोसेस। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर लाइव प्रोसेस को इतना अच्छे से पढ़ो कि लाइव प्रोसेस से एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो हाई वेटेज चैप्टर को पहले अच्छे से कंप्लीट तैयारी के साथ पढ़ना है, उसमें कंसेप्ट क्लियर करना है।
क्योंकि अगर आपका ये कवर हो गया तो मान के चलो 70-80% तो आपका काम बन गया है ना। और ये तो आप यू कर लोगे, अगर ये हो जाएगा तो माइंड हल्का हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, और फिर इस पे एफर्ट लगाना, और ये भी क्वेश्चन आपके मतलब ये वाले चैप्टर भी आप एनसीईआरटी से अच्छे से कवर हो जाओगे। कवर कर लेना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। तो प्रायोरिटी दोनों को देना है, लेकिन पहली प्रायोरिटी हाई वेटेज चैप्टर को देना है। जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स के पूछे जाएंगे पहले आप उनको कवर कीजिए, पहले उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पहले उनको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़िए, पहले उनके डायग्राम अच्छे से कवर कीजिए, और फिर लो वेटेज चैप्टर को आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये तो आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन साइंस में करना ही करना है। क्लियर? ऐसा बच्चे नहीं करते हैं, ये मिस्टेक आप मत करना। अभी से जो हाई वेटेज चैप्टर है ना उनको पहले निपटाते जाओ, ताकि जनवरी तक आपके सारे हाई वेटेज चैप्टर निपट जाए, और जनवरी के मिड से लेकर एंड तक लो वेटेज चैप्टर जो थोड़े से बचेंगे उनको कवर कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्किपिंग डायग्राम्स एंड एक्टिविटीज। बच्चों एनसीईआरटी में अगर हम बात करें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री के भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कौन सी गैस रिलीज हुई है ना, कौन सा रिएक्शन यहां हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं। हो सकता है आपसे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने को कह दे, हो सकता है कि राइट हैंड थंब रूल आपसे डायग्राम देकर पूछ ले, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम पूछ ले, या हो सकता है कि बायो के कोई डायग्राम आ जाए। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है, और भर भर के आएगा। साइंस में तो डायग्राम से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, और अगर आपने डायग्राम अच्छे से लेबलिंग के साथ नहीं पढ़ा, एक एक डायग्राम चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो का, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। बच्चे क्या करते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं, डायग्राम प्रैक्टिस करके नहीं जाते, डायग्राम की लेबलिंग नहीं अच्छे से देखते, और वहां वाले क्वेश्चन जो बहुत ईजी हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डायग्राम पर उनका ध्यान ही नहीं था। तो ध्यान सभी पे रखो, डायग्राम भी और साथ ही साथ एनसीईआरटी एक्टिविटीज भी। बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी एक्टिविटीज है उन पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, मैंने कराया है, आप जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए फिर फोर्थ मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, आंसर लिखते तो हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, चाहे वो सैंपल पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो भी आंसर लिखेंगे, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो भी आंसर लिखेंगे। लेकिन क्या अपने आप से आप पूछिए कि आपका जो आंसर है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो प्रेजेंटेशन के साथ उसे लिखना सीखो। अभी से लिखोगे 2 महीनों में लिखने आ जाएगा, और तब जाकर बोर्ड एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा। जैसे मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आया कि डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, लाइट चैप्टर में पढ़ते हैं ना, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफिनीशन लिखने को कहा है, तो एक बच्चा होगा जो केवल डिफिनीशन लिख देगा, बात खत्म। लेकिन एक बच्चा जो टॉपर जैसा सोचेगा कि मुझे 95% से ज्यादा मार्क्स लाना है, वो क्या करेगा, वो डिफिनीशन तो लिखेगा, साथ ही साथ एक छोटा सा डायग्राम बना देगा, है ना। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, इसी को कहते हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन। अब इसमें कितना लगा, कितना समय लग गया, अरे 10-15 सेकंड में ये फटाक से डायग्राम बना लोगे। अब आप खुद सोचो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में एग्जामिनर किसको 2 नंबर देने में बिल्कुल नहीं सोचेगा, तुरंत दे देगा, तो उसको देगा जिसने डिफिनीशन के साथ साथ डायग्राम भी बना दिया, क्योंकि उससे एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ा। यही मैं कह रहा हूं कि जहां हो सके डायग्राम बनाओ, और डायग्राम कब बनाओगे, जब आएगा तब ना। तो प्रैक्टिस करो, और उस प्रैक्टिस करने के बाद जहां लगे वहां डायग्राम बना दो, फ्लो चार्ट बना दो, ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े, है ना। अगर आप स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर लिख रहे हो तो कोशिश करो कई क्वेश्चन का आंसर आप बुलेट पॉइंट्स पे लिख दो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो उससे भी एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो पॉइंट वाइज लिखना, फ्लो चार्ट बनाना, डायग्राम बनाना, इससे इंप्रेशन अच्छा क्रिएट होता है, और ये आपको अभी से हैबिट में डालना होगा। ठीक है, तो मुझसे प्रॉमिस कीजिए आप ये हैबिट में लाएंगे और अपने आंसर को सही ढंग से प्रेजेंट करेंगे, और जितना ज्यादा आप प्रेजेंटेशन इंप्रूव करेंगे मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। 80 से 85, 90, 95, मोर देन 95% भी जा सकता है, और आराम से जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है 5वीं मिस्टेक और आखिरी मिस्टेक जो हर बच्चा करता है। क्या, कई बच्चे एनसीईआरटी को कई बार पढ़ते जाते हैं, रटते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते। तो बेटा एनसीईआरटी आपने कई बार पढ़ा होगा,
अब ज्यादा एनसीईआरटी मत पढ़ो, केवल तभी पढ़ो जब आपको कुछ रिवाइज करना हो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाना है। तो अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग को ज्यादा वेटेज, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के कंपैरिजन में, तो ये आपकी मिस्टेक है जो नहीं करनी है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहे पीवाईक्यू का हो, चाहे सैंपल पेपर का हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हो, चाहे मेरे सेशन का हो, जहां से आपको क्वेश्चन मिले आप लगाइए, क्वेश्चन बैंक का हो, जहां से मिले आप उसको लगाइए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे प्रेजेंटेशन के साथ तो इंप्रूवमेंट होगी, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन के लिए, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिए, उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको ढूंढिए और फिर उसका आंसर पढ़कर फिर लिखिए, तब आपको लगेगा हां अब मेरी इंप्रूवमेंट हुई, अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखने आ गया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी राघवेंद्र सर की, आप बच्चों को आपकी मिस्टेक याद दिलाने की कि ये मिस्टेक आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है। 5 कॉमन मिस्टेक जो मैंने आपको बताई है, अगर आपने इस पे वर्क कर लिया तो डेफिनेटली अगर आप 80% ला रहे होगे तो मोर देन 95% पे पहुंच जाओगे आराम से, है ना। 90% आ रहा होगा तो मोर देन 95% पे पहुंच जाओगे, यानी आपके जो 5-10% नंबर कम हो रहे हैं ना वो नहीं कटेंगे, ठीक है। और इसी बात का ध्यान रखते हुए कि ये सारे मिस्टेक आप ना करो, तो हमने जो आपके लिए फाइनल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के आखिरी 2 महीने रह गए हैं, इन 2 महीने में आपकी प्रिपरेशन, आपका रिवीजन कराने के लिए हमने उदय बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको सैंपल पेपर भी कराएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, है ना। और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ हम आपको सैंपल पेपर भी करा रहे हैं, हम डाउट सेशन भी ले रहे हैं, और ये सब आपको मिलने वाला है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको कोड अप्लाई करना होगा Y915, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप नीचे टिकर में देख रहे हैं, कोड आपको विजिबल है ना, आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको Y915 कोड अप्लाई करना है। तो ये जो उदय बैच है, ठीक है, जो 1588 रुपए का है, ये डिस्काउंटेड फॉर्म में फिर आपको 40% के डिस्काउंट के बाद अराउंड 998 में मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन, सैंपल पेपर के क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन, डाउट क्लासेस, आंसर प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ मिलने वाला है। और इस बैच की वैलिडिटी बोर्ड एग्जाम तक रहेगी। तो जाइए अभी उदय बैच में एनरोल कीजिए और ये 5 मिस्टेक जो मैंने बताए हैं उस पर वर्क कीजिए और मोर देन 95% स्कोर कीजिए इन योर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच।